Good morning, dear students. Myself TB Sir and you are watching Pi Maths by TB Sir. स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को रिलेशन पढ़ाने वाले हैं। रिलेशन के बाद फिर हम फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एंड स्टूडेंट्स, आपको हम पिछले बैक 10 डेज से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। सॉरी स्टूडेंट्स, कुछ काम था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं क्लास ले पा रहे थे। लेकिन अब से आपका डेली 2 वीडियो हम अपलोड करेंगे। अभी इसमें जो हम रिलेशन पढ़ाएंगे और सेकेंड जो मेरा इवनिंग में आएगा लेक्चर, उसमें हम कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं। और दूसरा चीज़ है कि बुक्स क्या रहेगा। तो आप कोई भी बुक्स किसे बना सकते हैं, किसी सिन्हा, आर डी शर्मा, एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल। लेकिन हम जो मेनली लेके चलते हैं, हम आर डी शर्मा को लेके चलते हैं। आर डी शर्मा के आधार पे चलेंगे और आपको जितना हो सके मैक्सिमम आपको हम प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, रिलेशन। हम लोग का जो ये चैप्टर है, आपको एनसीईआरटी बुक में रिलेशन एंड फंक्शन दोनों एक ही चैप्टर में दिया हुआ है, लेकिन हम आपको सेपरेट पढ़ाएंगे। पहले रिलेशन पढ़ाएंगे, फिर फंक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग्स ये चीज़ है स्टूडेंट्स कि ये रिलेशन एंड फंक्शन जो क्लास 11th में दिया हुआ है, 50% पार्ट दिया हुआ है, ठीक है। और 50% पार्ट मेरा क्लास 12th में है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं कि अभी जो पढ़ेंगे तो ये होगा ही आपका 11th में यूजफुल, लेकिन आपको 12th में भी जरूरत पड़ेगा। अगर रिलेशन फंक्शन अभी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं तो आपको 12th में दिक्कत आएगा। तो और दूसरा एंड सेकेंड थिंग्स ये है स्टूडेंट्स कि अगर आप रिलेशन पढ़ रहे हैं, अगर आप सेट चैप्टर नहीं पढ़े हैं या फिर सेट चैप्टर भूल गए हैं, तो मेरे इस चैनल में के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ मैंने 11 लेक्चर लिया हुआ है सेट्स का, एकदम A to Z मैंने एक्सप्लेनेशन किया है। तो वहाँ पहले सेट्स को देखें, उसके बाद ही रिलेशन को देखें, ठीक है। क्योंकि देखो, सेट्स पहले, उसके बाद रिलेशन से फंक्शन। और आप जानते हैं कि फंक्शन से पूरा कैलकुलस जुड़ा हुआ है, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप है। सेट, रिलेशन, फंक्शन, और फंक्शन से पूरा कैलकुलस। आप कैलकुलस के अंदर जानते होंगे कितना सारा चैप्टर है। 12th का तो कैलकुलस 50% सिलेबस तो आपका कैलकुलस ही है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट्स, एवरेज स्टूडेंट ये करते हैं कि जनरली इसको हॉले में ले लेते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ को ध्यान रखना है। और फिर हम लोग चलो आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक रिलेशन स्टार्ट करने से पहले आप जानते हैं क्या करते हैं हम, कि पहले हम रिलेशन चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, हम उसको हम ऑर्डर में निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो फिर हम चलिए दिखाते हैं कि पहले क्या क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि YouTube में बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है, लेकिन सब में सिर्फ देखता है कि इंटरेस्टिंग क्या है, ये नहीं देखता कि कितना यूजफुल है। मेरा क्या कोशिश रहता है कि आपका A to Z पूरे आर डी शर्मा, मेरा वीडियो देख के सिर्फ आप पूरा आर डी शर्मा बुक बना सकते हैं। मेरा ये रहता है मोटो, ना कि मेरा मोटो रहता है कि मज़ा आए। मज़ा तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में पढ़ाई का कंटेंट भी अवेलेबल हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग आज का सिलेबस क्या है, रिलेशन में क्या क्या पढ़ना है। नॉइस स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं रिलेशन चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे क्लैरिटी मिलता है कि मैंने कितना टॉपिक पढ़ा और क्या मैंने पढ़ा और नहीं पढ़ा, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि मैंने आपको बताया कि 11th एंड 12th में रिलेशन जो हम 11th में पढ़ेंगे वो 50% होगा, और 12th में फिर हमको जो पढ़ेंगे वो 50% होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, एक और चीज़ है स्टूडेंट्स, कि जो एनडीए का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए स्पेशली बता दें कि रिलेशन का जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो 12th से पूछा जाता है। 11th से बहुत कम रेयर केसेस में पूछा जाता है। तो कहने का मतलब क्या, अगर आप एनडीए का अगर आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं रिलेशन का, तो अभी आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आप रिलेशन पूरा पढ़े ही नहीं है, वो तो आप 12th में पढ़ेंगे। तो इसीलिए ये चीज को समझें, ठीक है। और दूसरा, हम लोग टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं क्लास 11th में क्या है, सबसे पहला जो चीज पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और इक्वलिटी ऑफ टू ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर होता क्या, उसको अभी हम लोग जानेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे
जानेंगे और इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये 2 सेट्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे और फिर 3 सेट्स का प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये दोनों, ये प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर समझने के बाद हम लोग रिलेशन समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलेशन जानेंगे, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का 4 टाइप्स होता है, उस रिप्रेजेंटेशन को जानेंगे। फिर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, इसको जानेंगे। और फाइनली इनवर्स रिलेशन क्या होता है, इसको जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना चीज हमको पढ़ना है। और ये जो मैंने 12th का एक्स्ट्रा आपके बगल में लिख दिया कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम लोग को 12th में ये सब टाइप्स पढ़ना पड़ता है, इसको नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो ये चीज सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। नोट तो मेनली 11th का करना है, ठीक है। तो क्या समझ में आया कि पहले ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझने के बाद ही हम रिलेशन समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। 12th के पार्ट नहीं भी नोट करोगे तो कोई बात नहीं, 11th का पार्ट को नोट कर लो कि हमको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज देखते हैं, आज हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, ऑर्डर्ड पेयर और इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ये 2 कंसेप्ट को आज हम लोग को समझना है, ठीक है। लेकिन ये समझने से पहले हमको प्रोडक्ट ऑफ सेट्स समझना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, आप सेट पढ़े होंगे, सेट किसे कहते हैं, सारा चीज मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे वीडियो में, नहीं देखें पहले उसको जाके देखें, प्लेलिस्ट में होगा। तो आप सेट्स जानते हैं। अब वही 2 सेट्स का पहले हम प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अगर जैसे कि हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, आपको फिर 2 सेट्स और 3 सेट्स का अगले लेक्चर में हम फिर क्लियरली समझाएंगे। अभी यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर को समझाने के लिए इसको हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम आप इस सेट्स को लेते हैं, ए अगर हम कोई सेट जैसे कि 1 और 2, और ये सिंबल किसका होता है, सेट्स का होता है, आप जानते हैं। और बी ले लिए हम, बी के अंदर क्या ले लिए, ए बी सी, ये सेट्स का सिंबल होता है और ये ए बी सी एलिमेंट कहलाता है, आप जानते हैं। और इसको क्रॉस करेंगे, ए क्रॉस बी, इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ए सेट्स को बी से क्रॉस कर दिए, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग एरो डायग्राम से, कि ये कोई सेट ए है, कोई ये सेट बी है, ठीक है। ये कोई सेट बी है, इसमें क्या एलिमेंट 1 और 2 है, ठीक है। और इसमें एलिमेंट क्या है, ए बी और सी है, ठीक है। तो अब जब ये प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 से ए में जाएगा, 1 से बी में जाएगा, 1 से सी में जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा और ए क्रॉस बी हो जाएगा 1a हो जाएगा, 1a फिर 1b फिर 1c हो जाएगा। फिर उसी तरह से 2 से भी होगा, फिर उसी तरह से 2 से भी होगा 2a 2b और 2c, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हम क्या करेंगे, ये क्या है, सेट है, ये सेट्स का सिंबल लगा दिए, ठीक है। तो और ये 2 से भी ऐसे ही करेगा, 2 से भी हम ऐसे दिखाते हैं, 2 से भी फिर ये ए में जाएगा, फिर बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, 2 भी इसी तरह करेगा। मतलब क्या हुआ कि पहला एलिमेंट जो है, फिर ये तीनों में पहले मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरा ए सेट्स का एलिमेंट फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स हो गया। तो यहाँ से समझ में क्या है, ये ए क्रॉस बी हो गया। अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है, आप बी क्रॉस ए निकालिए, तो बी क्रॉस ए क्या करेंगे, पहले बी का एलिमेंट लेंगे फिर ए का, ये बी का एलिमेंट लिए फिर ए का, बी का पहले ले लिए ए बी और सी, और ए का ले लिए 1 और 2, ठीक है। तो इस बार क्या होगा, ए से ए 1 में जाएगा, ए 2 में जाएगा। मतलब क्या हुआ मेरा, बी क्रॉस ए क्या हो गया, सॉरी ये अभी नहीं जाएगा, ए 1 हो गया और फिर ए 2 हो गया। उसी तरह से हो जाएगा B1 B2, ठीक है। फिर हो जाएगा C1 C2, समझ रहे हैं आप कि ये 1 बाय 1 करके इसमें जाएगा, ठीक है। और फिर सी से भी जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है, ये क्या समझ में आया, बी क्रॉस ए क्या हुआ कि इससे ए से हम A1 A2, फिर बी से गए B1 B2, समझ में आया कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट समझ गए कैसे हम लोग करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको सेट्स में लिख देते हैं, ठीक है।
तो यहाँ से आपने क्या ए क्रॉस बी बी क्रॉस, यहाँ से आपने क्या सीखा कि ये जो रहा ये क्या काम की तरह ये मेरा एलिमेंट की तरह काम करता है। इसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। याद है सेट्स हम लोग कैसे, जैसे ये ए सेट्स ये क्या है एलिमेंट है, 1 और 2 क्या है एलिमेंट्स है। उसी तरह से जब हम दो सेट्स को प्रोडक्ट कर देते हैं तो वो जो एलिमेंट आता है उसी एलिमेंट को, ये तो यहाँ पे 1 2 मतलब डिफिनेट नहीं था, मतलब एक ही सिंगल था, लेकिन ये इस फॉर्मेट में है तो ये क्या है ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ सेट्स करने के बाद जो उसका एलिमेंट आता है उसी को ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। और वो ऑर्डर्ड पेयर क्या आता है कि ये इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली अभी जो यूज करेंगे ए क्रॉस बी, मतलब कहीं भी लेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि सेट और सेट बी लिए और ए क्रॉस बी लिए। ठीक है, तो यहां से देखो 1a आया। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया 1 और a। दूसरा चीज है ये क्या है 1 और a क्या है ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, ये मत समझ लेना ये क्या करते ये क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं चल रहा है, ये 1 से a ऐसे ये ओपन इंटरवल है 1 से लेकर के a तक, ये मत समझ लेना ये क्वाड्रिक नहीं चल रहा है, ये जो है ये इंटरवल ओपन इंटरवल नहीं है। ठीक है, ये क्या है ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर का यहाँ पे ये मतलब होता है ये 1a ऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब क्या होगा ये a क्रॉस b का है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये a जो है 1 बिलोंग्स करेगा सेट a से और ये a जो है ये बिलोंग्स करेगा सेट b से। देखो बिलोंग्स कर रहा है ना, 1a सेट से बिलोंग कर रहा है, a b सेट से बिलोंग कर रहा है। तो ये समझिए कि पहला वाला पहला सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा वाला दूसरा सेट से बिलोंग करेगा। अगर इसका हम एलिमेंट उठाएं लें हम जैसे इसका हम ले लेते हैं ये b2 ले लेते हैं, इसको एग्जाम्पल उठा के एग्जाम्पल लेते हैं लोग b2 भी ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, लेकिन ये b2 ऑर्डर्ड पेयर किसका ले रहे हैं हम b क्रॉस a का, ये किसका लिए थे हम a क्रॉस b का हम लिए थे। ठीक है, ये b क्रॉस a का लिए। तो इसका क्या समझ में आया कि ये b जो है ये b बिलोंग्स करेगा b से, क्यों क्योंकि पहले आगे b है, और ये 2 जो है बिलोंग्स करेगा किससे a से, a सेट से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये दिख रहा है आपको ना 2 बिलोंग्स करेगा सेट ए से, समझ में आया। तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या होता है कि वो जो ऑर्डर्ड पेयर है जिस प्रोडक्ट ऑफ सेट से निकला है वो पहला एलिमेंट जो है पहला वाला सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट जो है वो दूसरा वाला सेट से बिलोंग करेगा। ये समझ में आता है। ठीक है, ये आपको दोनों का मैंने बता दिया, लेकिन जनरली हम लोग जो लेंगे अभी हम लोग ये ए क्रॉस बी का लेंगे, ये ए क्रॉस बी कहीं भी दिया हुआ रहेगा जनरली हम मान लेंगे कि वो एक सेट ए और सेट बी दोनों का प्रोडक्ट है, तो पहले ए है बाद में बी है, मान लेते हैं जनरली हम लोग। अगर वो गिवन है इस तरह से गिवन है तो हम ये इसका सीधा समझेंगे मीनिंग कि ये पहला वाला पहला सेट का, दूसरा वाला दूसरा सेट का। समझ में आया? तो बस ये ऑर्डर्ड पेयर समझ में आ गया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ये मेनली कुछ भी नहीं है, ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। इसका एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। वहाँ इंडिविजुअल था तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ प्रोडक्ट करने के बाद दो इस तरह इस फॉर्मेट में आ जाता है, इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो आपने ये सारा चीज समझ गया कहानी। अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर का डिफिनेशन देखते हैं और ऑर्डर्ड पेयर को फिर हम थोड़ा सा और ये करते हैं। एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स अभी हम आपको अगली नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल बताएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी बताएंगे। तो इसीलिए ये अभी इसमें क्या होगा, अभी इसमें बहुत सारा रिजल्ट है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, अभी हम सब डिटेल डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैंने सिर्फ समझाया आप लोग को कि ऑर्डर्ड पेयर समझ सके, इसलिए मैंने इतना चीज आपको समझाया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हम लोग देखते हैं, तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे ऑर्डर्ड पेयर देखते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, तब हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स समझ गए और जो चीज़ नहीं समझ पाए हैं वो डिटेल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर समझते हैं। ऑर्डर्ड पेयर मैंने देख लिया अभी क्या होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि लिस्टिंग ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर, 2 ऑब्जेक्ट को सिर्फ लिस्टिंग करना, जैसे कि 1 और 2 इसको ऐसे करके हम लिस्टिंग कर दिए तो ये क्या कहलाया ऑर्डर्ड पेयर, या फिर 1 और C कर दिए, ये क्या हुआ ऑर्डर्ड पेयर हो गया। और इस ऑर्डर्ड पेयर का लेकिन इसका मीनिंग खासियत क्या है, खासियत ये
ये है कि ये पहला वाला जो एलिमेंट है 1, ये कहाँ से आया होगा, ये ए सेट से आया होगा, और सेकंड वाला सेट वो बी सेट से। अगर मान लेते हैं कि ए और बी सेट्स है, आपको बताया कि जनरली हम लोग ए क्रॉस बी यूज करते हैं, तो मतलब ये जो ए और बी आया है, ये ए और बी आया है, जनरली ये कहाँ से आया होगा, ये जनरली ए और बी बिलोंग्स किया होगा किससे, ए क्रॉस बी से। बी क्रॉस ए से नहीं, क्योंकि पहले ए सेट है फिर बाद में बी सेट है, तो ये ए बी ए क्रॉस बी से बिलोंग किया होगा। आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो ये ए और बी अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो ये क्या कहलाता है, ए क्रॉस ए बिलोंग्स किससे करेगा, ए, और बी किससे बिलोंग करेगा, बी से। और ये क्या है मेरा, ये ए बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, समझ में आ गया। और जैसे एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि सेट ए हम ले लिए 1 और 2, ठीक है, और सेट बी हम लोग ले लिए 2a और b, ठीक है। इसके बाद इसका प्रोडक्ट कर दिए हम लोग ए क्रॉस बी, इसका आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 1 से सब में होगा। अब ये वाला सेट्स का सिंबल लगा दिए, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 2 1a 1b, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा 2 2 2a 2b। आप समझ रहे हैं कैसे ये लिखा मैंने, समझ रहे हैं आपको अभी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट और 2 सेट्स बताए हैं कि कैसे होता है। इसमें 1 2 हो गया, इसमें 2a और b हो गया, और अभी आपको बताए हैं मैंने जस्ट अभी कि ये a सेट हो गया, ये b सेट हो गया, a से बारी बारी से सब में गया, तो 1 2 1a 1b, ठीक है। फिर उसी तरीके से 2 में भी जाएगा, 2 2 2a 2b। समझ में आ गया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कैसे लिखते हैं आपको बार बार हम बता रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और इससे क्या पता चलता है खासियत, इससे कि ये 1 2 जो है, तो ये 1 वाला जो है, ये 1 बिलोंग्स करेगा सेट ए से। पहला वाला जो एलिमेंट है ये सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। और दूसरा वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ये बैक में जो दूसरा वाला एलिमेंट है ये सेट बी से बिलोंग्स करता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कहें हम 1 2, ठीक है, तो ये 1 2 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 ए सेट से बिलोंग कर रहा है और 2 बी सेट से बिलोंग कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या 2 और 1 ऑर्डर्ड पेयर है? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 बिलोंग्स करेगा ए से और 1 बिलोंग्स करेगा बी से। 2 बिलोंग्स करेगा ए से, 2 बिलोंग्स कर रहा है ए से, और 1 बिलोंग्स करेगा बी से। 1 बी से बिलोंग्स कर रहा है क्या, नहीं, मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये इसीलिए 2 और 1 क्या है, ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये ए क्रॉस बी का। समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है, ये होता है इसका पहला, ये देखो गलत हो गया यहाँ से, समझ में आया। दूसरा है कि 2 2 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बिलोंग्स करेगा ए से, और दूसरा वाला ये सेकंड वाला जो 2 है ये बिलोंग करेगा बी से। सही बात है, 2 ए में सेट में भी है, 2 बी सेट में भी है, तो ये सही बात है। तो समझ में आया। तो मेनली क्या शॉर्टकट में समझ में आया कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, का प्रोडक्ट करने के बाद जो उसका एलिमेंट होता है, एलिमेंट ही ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है, ठीक है। उसका खासियत क्या है कि उसका पहला जो एलिमेंट है वो ए सेट से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट जो है वो बी सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। और यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ से एक चीज समझ में आया हमको कि ए बी जो है, ए बी को नॉट इक्वल टू बी ए, हम ये नहीं कर सकते हैं कि ए बी को हम उल्टा करके बी ए लिख दिया। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 2 को हम 2a नहीं लिख सकते हैं। 1 2 तो सही है, ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन 2a ऑर्डर्ड पेयर मेरा नहीं है, क्योंकि 2a से बिलोंग्स कर तो रहा है, लेकिन 1 b से बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है। हाँ, ये जब b क्रॉस a करते हैं हम लोग तो वहां से हो जाता है, लेकिन हाँ आपको बताए हैं जनरली हम लोग a क्रॉस b का हम लोग ये बिलोंग्स टू मान के चलते हैं, क्योंकि a और b 2 सेट्स है और a पहले दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद तो यहाँ से क्या समझ आया कि ये जो है 1 और 2 ये क्या है, ये सेट नहीं है, नॉट सेट। ये सेट तो इसको नहीं कह दोगे ना, क्योंकि सेट्स का सिंबल तो ऐसे होता है, इसके बीच में एलिमेंट होता है, तो ये सेट भी नहीं है, ठीक है। और दूसरा है कि इसके अंदर जो ये ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो एलिमेंट है ये सेम हो सकता है। 2 एलिमेंट्स may be same in a ordered pair। समझ में आया।
तो ये 2 एलिमेंट्स में भी ऑर्डर्ड पेयर में सेम होता है। और ये 1 2 जो है ये, और सेकंड एंड थर्ड थिंग 1 2 जो है ये ओपन इंटरवल वाला क्वाड्रेटिक ओपन इंटरवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पढ़ते हैं हम लोग, या फिर आपको हम सेट चैप्टर में भी पढ़ाए हैं और इंटरवल चैप्टर में, तो ये नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चल रहा है। ये क्या चल रहा है, रिलेशन। ये रिलेशन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट करता है। तो आपने ऑर्डर्ड पेयर क्लियरली समझ गए होंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या कहता है, इसका खासियत क्या होता है, ये खासियत भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लेते हैं। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो वो कैसे इक्वल होता है। और बस आज का मेरा टॉपिक सिर्फ इतना ही है। हम 2 ही चीज को आज हम समझाने का कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद आगे हम लोग समझाएंगे फिर नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो। स्टूडेंट्स अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मोबाइल को कर्ल कर देते हैं। अब आपको दिख गया होगा नीचे कि 2 एलिमेंट में भी सेम इन ए ऑर्डर्ड पेयर। लास्ट का एग्जांपल आप देख सकते हैं 2 2, उसमें दोनों सेम है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को नोट करो। स्टूडेंट्स अब हम लोग ऑर्डर्ड पेयर आप समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर वो इक्वल होगा, 2 ऑर्डर्ड पेयर जैसे मान लेते हैं A1 B1 और A2 B2 इक्वल होगा, वो कब होगा, जब A1 इज इक्वल टू A2 होगा, B1 इज इक्वल टू B2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहेंगे तब कहेंगे जब पहला वाला ऑर्डर्ड का एलिमेंट और दूसरा वाला ऑर्डर्ड का एलिमेंट सेम होगा, मतलब A1 इज इक्वल टू A2 होगा। और उसी सेकेंड की जब एंड और पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट तो दूसरा वाला ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट अगर बराबर होगा तो ही वो इक्वल होगा। समझे, पहला दूसरा दूसरा, अगर वो इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 2 ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि उससे क्या होगा कि दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगा, तभी इक्वल कर सकते हैं। आपको इक्वल सेट्स भी बताए थे, वहां भी वो चीज समझाए थे। तो उसी जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, स्टूडेंट जैसे दिया हुआ है कि XY एक ऑर्डर्ड पेयर है और 2 3 ऑर्डर्ड पेयर है। ये अगर हम इक्वल कब कहेंगे कि जब पहला वाले का बराबर, मतलब पहला वाले का x और ये 2, मतलब x बराबर 2 हो जाए और दूसरा इसमें y है इसमें 3 है, तो दूसरा वाला दूसरा के बराबर हो जाए, मतलब y इक्वल टू 3 हो जाए। तो ये वैल्यू जब 2 हो जाए, ये वैल्यू 3 हो जाए तो ही इक्वल कहेंगे। ठीक है, सेम दूसरा इसका सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, ये इक्वेशन के फॉर्मेट में है कि पहला वाला के बराबर हो जाए, मतलब क्या कि 3a - 2 इज इक्वल टू 2a - 1। ठीक है, और ये 2a को इधर लाएंगे तो a बच जाएगा और -1, और फिर उधर जाएगा और +2, ये क्या बन जाएगा 1, a इक्वल टू 1 वैल्यू आ गया। और फिर ये सेकंड वाला किसके बराबर होगा, इसके बराबर, b + 3 इज इक्वल टू 3, तो b बराबर 0। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ 2a, ये b इक्वल टू 0। तो क्या समझ में आया, सिंपली इससे क्या समझ में आया कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, बस फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल कर दो, सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल कर दो और वैल्यू निकाल दो, बस जो वैल्यू आएगा वो मेरा। इस तरह से बहुत सारा इक्वेशन के फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दे सकता है, डिफरेंट तरह का आपको कोशिश करेगा फंसाने का। तो बस कंसेप्ट, लेकिन कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट तो हमारा बदलने वाला नहीं है। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन मेरा ये है, ये कंसेप्ट तो बदलने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स तो आज का ये मेरा वीडियो था कि ऑर्डर्ड पेयर और इक्वलिटी ऑर्डर्ड पेयर को समझाना क्लियर, और आप प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स थोड़ा बहुत तो सीखे होंगे। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स को हम लोग अच्छी तरीके से सीखेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स भी सीखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और वीडियो को अच्छा लगे तो मेरे पाई मैथ्स बाय टीवी सर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और बगल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए। और स्टूडेंट्स आप अपने दोस्तों लोगों को भी जो भी अच्छा लगे आप शेयर कीजिए। एंड सेकंड थिंग कि हम डेली 2 वीडियो लाने का कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। हम पूरा A to Z आपको हम पढ़ाएंगे, पूरा RD शर्मा लेवल को हम लेकर के। वो थोड़ा मोड़ा शॉर्टकट नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप क्लास 11th में हैं, तो इस वजह से आप शॉर्टकट नहीं भागिए, आप कोशिश कीजिए जितना डीप स्टडी कर सकते हैं। मैंने जितना कोशिश हुआ मैंने आपको उतना एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, वीडियो देख, थैंक यू।